हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएनसी फिजिक्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखिए, जो हमारे पास में हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसके अंदर हम लोग सारी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करेंगे, क्वांटाइजेशन को छोड़कर। क्वांटाइजेशन के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। तो क्वांटाइजेशन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग क्वेश्चंस प्लस प्रॉपर्टीज वो उसके अंदर देखेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहले हमारे पास में जो बेसिक प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास में सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें लाइक चार्जेस की बात करेंगे तो सपोज करिए कि एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। अगर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, ये भी आपस में दूर फेंकेंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे, रिपल करेंगे। अगर आपके पास में अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, अगर इस तरीके से चार्जेस रखे हुए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इन दोनों के अंदर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास में वो है कि जो हमारे पास में चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस को हम लोग अगर ऐड करना चाहे तो हम लोग कैसे करते हैं। एडिशन देखिए हमारे पास में दो तरीके का होता है। एक तो होता है वेक्टर एडिशन जिसमें हम लोग विथ डायरेक्शन ऐड करते हैं, दूसरा होता है हमारे पास में अलजेब्रिक एडिशन। जैसे अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं, मान लीजिए कि 2x और 5x है, अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो क्या करोगे, नॉर्मली 2x को 5x के साथ में ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 7x। इस टाइप का जो एडिशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, राइट, जो कि नॉर्मली होता है हमारे पास में। अब इसके अलावा हम लोगों ने 11th में एक जो अपना चैप्टर है वेक्टर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में हमारे पास में लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा वो हमें निकालना पड़ता है। तो यहां पे हमारे लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो वो होता है हमारे पास में वेक्टर एडिशन। तो जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, चार्जेस को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन से करेंगे या फिर हम लोग अलजेब्रिक ऐड करेंगे। तो इसका आंसर है हमारे पास में अलजेब्रिक एडिशन होता है। तो मतलब जो हमारे पास में चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस एडेड एल्जेब्रिकली, चार्जेस को हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव होते हैं, राइट। ये नाम भी हम लोग देते हैं इस प्रॉपर्टी को कि चार्जेस हमारे पास में क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं उनके नेचर के अंदर। तो ये आप ये बोलिए या फिर ये बोलिए, एक ही बात है। अब ये होता कैसे, जैसे सपोज करिए कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमारे पास में मान लीजिए +2 कूलम चार्ज यहां पर है इस पर्टिकुलर जगह पे, यहां पे मान लीजिए -5 कूलम चार्ज है, यहां पर मान लीजिए +3 कूलम चार्ज है, यहां पे मान लीजिए +4 कूलम चार्ज है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, राइट, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इन सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि चार्ज हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इस पूरी बॉडी पर जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए +2 कूलम +3 कूलम, ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, और ये वाला अगर नेगेटिव साइन का है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, -5 कूलम और +4 कूलम। तो सारों को अगर आप जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, +4। तो इस पूरी बॉडी पर जो नेट चार्ज आएगा या फिर कह लीजिए कि टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास में +4 कूलम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस को ऐड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर पूरा टोटल चार्ज निकालने के लिए। इस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। अगली चीज आती है हमारे पास में, अगली प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस जो होते हैं हमारे पास में, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। देखिए, चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब चार्जेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी आपके पास में B। अब एक बॉडी पर कुछ अमाउंट में चार्ज है, आप इस बॉडी से चार्जेस को अगर ट्रांसफर करना चाहो तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, करेक्ट। तो वो कैसे होंगे, उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट मेथड होती है जो हम लोग सीख चुके हैं। तो यहां से अगर आपको चार्ज को उधर भेजना है तो यहां से चार्ज चला जाएगा, मतलब उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। सिमिलरली अगर उस बॉडी पर चार्ज है, उस बॉडी से चार्ज आप यहां पे लाना चाहते हो तो वो भी क्या है, ट्रांसफरेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल का अगर अपन देखें इसका, तो सिल्क का कपड़ा अगर अपन लेते हैं, सिल्क क्लॉथ, और
ग्लास रोड अगर आप लेते हो, सिल्क का कपड़ा इस टाइप से रहता है, एक कपड़ा है, ठीक है, सिल्क का है, और एक ग्लास की रोड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है, ये पूरी कांच की बनी हुई है, हम सपोज करें कि पूरी कांच की बनी हुई है। अब ये ग्लास की रोड अगर आप इस सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करोगे तो रब करने पर क्या होता है कि ग्लास की रोड में से नेगेटिव जो होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सिल्क क्लॉथ पे आ जाते हैं और इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव बच जाते हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में पॉजिटिव बच जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और उतने ही अमाउंट में सिल्क का कपड़ा क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इस बॉडी से चार्जेस ट्रांसफर हो गए किस पर, इस बॉडी पर, करेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पे चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास में हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने ये बोला कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में फोर्थ नंबर की, वो है हमारे पास में जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं चार्जेस। तो वो किस तरीके से होता है, देखिए इसके अंदर हम लोग दो स्टेटमेंट मेनली देते हैं। जो पहला स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी आपके पास में एक आइसोलेटेड बॉडी है तो उसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस कांस्टेंट होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी है तो इंडिविजुअल बॉडी पर चार्ज चेंज हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड पूरी बॉडी है उसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, और ग्लास रॉड है। अब देखिए जब इस ग्लास रोड के ऊपर इनिशियली मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये बॉडी भी क्या है, न्यूट्रल है, दोनों बॉडीज न्यूट्रल है। अब इन दोनों बॉडीज को हम लोग आपस में अगर रब करते हैं तो रब करने पर क्या होगा कि ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सिल्क के कपड़े के ऊपर आ जाएंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करिए 50 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर सिल्क के कपड़े के ऊपर आ गए, तो 50 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्सिस हो गए, तो ये बॉडी हो गई 50 इलेक्ट्रॉन्स से नेगेटिवली चार्ज्ड, और अगर इसके ऊपर से 50 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यह बॉडी हो गई 50 इलेक्ट्रॉन्स से पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है। अब यहां पे देखिए 50 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 का, तो इतना चार्ज इस बॉडी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में, और उतना का उतना चार्ज इस बॉडी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। क्लियर है। तो यहां से चार्ज तो निकल गए, समझिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए लेकिन इस बॉडी पर आ गए। अगर आप इनिशियली देखोगे तो देखो इनिशियली ये न्यूट्रल थी, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहां पे थे, दैट मींस वो न्यूट्रल है। यहां पर भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, तो ये भी बॉडी न्यूट्रल थी। जब रब किया तो रब करने के बाद में इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसके ऊपर आ गए, तो क्या इस बॉडी पर आप देखोगे इंडिविजुअली तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन इस बॉडी पर ज्यादा हो गए। मतलब अगर आप इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे को नाम दे दो एक सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में देखोगे तो चार्जेस पहले जितने थे उतने अभी भी हैं, क्योंकि देखिए इसमें माना कि कम हो गए, हम ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल बॉडी है इसके अंदर क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन वो किसमें ट्रांसफर हो गए, इसमें चले गए। इन दोनों को मिला के आप देखो ना, इन दोनों को मिला के देखोगे तो बराबर रहेंगे, राइट। ये चीज समझ में आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। अब दूसरा इसका हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर आपके पास में कोई एक सिंगल चार्ज है, जैसे कि एक सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नॉट क्रिएटेड, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास में कोई सिंगल चार्ज, अकेला चार्ज है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ नेगेटिव है, तो उस सिर्फ अकेले पॉजिटिव को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है।
हाँ, इसमें हम ये एडिशनल ऐड कर सकते हैं कि अ पेयर ऑफ चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये कुछ रिएक्शंस के अंदर हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स वगैरह, तो जो हमारे पास में पेयर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, और पेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बट अगर एक अकेला चार्ज है तो उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी अपने को ध्यान रखनी है। अब जैसे इसके ऊपर अगर अपन क्वेश्चन देखें तो देखिए, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन इसके ऊपर कि मान लीजिए आपके पास में सिल्क का कपड़ा है और ग्लास रॉड है, इन दोनों को आपने क्या करा, रब किया। रब करने पर आपको यह बोला है कि जो ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड के ऊपर आपके पास में पॉजिटिव में 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आया। सपोज करें कि इतना चार्ज इसके ऊपर आया, किसके ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर इतना चार्ज आया, तो सिल्क के कपड़े के ऊपर कितना चार्ज होगा। आपसे ये चीज पूछिए कि इसके ऊपर इतना चार्ज हुआ तो सिल्क के कपड़े के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने अमाउंट में इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं उतने के उतने अमाउंट में दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर इसके ऊपर आया, पॉजिटिव इसके ऊपर आने का मतलब क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो हमने इसको किसके साथ रब किया, सिल्क के साथ रब किया। तो सिल्क के साथ रब किया तो सिल्क के ऊपर क्या आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन में जितना भी चार्ज था वो चार्ज क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। मतलब इतना चार्ज कहां आ जाएगा, -19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब इसके बाद में जैसे इसके ऊपर अगला आप एग्जाम्पल देखो तो जैसे जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके में इसका अगर अपन एग्जांपल ले तो एग्जांपल हमारे पास में दूसरा है। जैसे एक इक्वेशन होती है रेडियो एक्टिव डीके के अंदर कि अगर मान लीजिए आपके पास में यूरेनियम है 238 जिसका मास है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर ये टूटता है, मतलब रेडियो एक्टिव डीके अगर होता है, ये अगर ब्रेकडाउन होता है, तो इस रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, थोरियम मिलेगा जिसका एटॉमिक मास जो होगा 234 होगा और एटॉमिक नंबर इसका 90 होता है। इसके अलावा आपको मिलेगा हीलियम, राइट, इसका मास कितना होता है हमारे पास में 4 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हमें क्या मिला, ये मिला, मतलब ये जो है यूरेनियम, ये ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद में अपने को दो कंपोनेंट्स मिले, दो चीजें मिली। अब देखिए, ये रिएक्शन होने से पहले था और ये रिएक्शन होने के बाद में था। रिएक्शन होने से पहले अगर आप देखोगे तो उसका जो टोटल एटॉमिक नंबर 92 है। एटॉमिक नंबर 92 होने का मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आपके पास में 92, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 92, राइट। अब 92 हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टार्टिंग में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चार्ज कितना है 92। अब रिएक्शन होने के बाद में कितना रहा, तो देखिए रिएक्शन होने के बाद में दो कंपोनेंट मिले, एक तो थोरियम मिला, दूसरा आपको हीलियम मिला। थोरियम पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 90, यानी कि ये कह लो कि चार्ज कितना है 90, और हीलियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 2। तो इन दोनों को मिला के अगर आप बात करोगे तो 90 प्लस 2 वापस कितना हो गया 92, यानी कि आफ्टर रिएक्शन हमारे पास में कितना चार्ज है 92, बिफोर रिएक्शन कितना था 92। तो यहां पे भी हमारे पास में चार्जेस का जो कंजर्वेशन है वो यहां पर भी फॉलो हो रहा है, राइट। ये हमारे पास में दूसरा एग्जांपल था। अब जैसे इससे रिलेटेड हम लोग अगर क्वेश्चंस देखें तो किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं एक बार। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। यहां पे हमको 3 न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है और इन तीनों के अंदर हमको क्या करना है, एक्स को आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या चीज है, या ये कह लो कि जो एक्स है वो कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे इस इक्वेशन को देखते हैं, सबसे पहले इसको देखें तो यहां पे H हमारे पास में क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। यहां पे Be यानी कि बेरिलियम है जिसका मास हमारे पास में 9 है। अब अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो 1 होता है और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर देखोगे वो 4 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो चार्जेस है वो कितने हैं, इतने अमाउंट में है। अब ये दोनों रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, एक तो X दे रहे हैं जो कि हमें निकालना है, दूसरा N दे रहे हैं, जो चार्ज होगा वो कितना होगा 0 होगा, करेक्ट। तो देखिए यहां पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना है, इससे इसको निकालना है X को। तो यहां पे देखिए
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में चार्ज कितना है 1, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं कि 1e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, कि 1e, या फिर अगर आप चाहे ई ना दे इसको तो क्यू भी नाम दे सकते हैं कि 1 चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर। बेरिलियम के ऊपर चार्ज कितना है टोटल 4 है, राइट, तो 1 और 4 दोनों चार्ज मिलाकर कितना हो गया टोटल 5 हो गया, 5q टोटल दोनों पर मिलाकर चार्ज हुआ। अब इधर LHS में हमारे पास में टोटल चार्ज कितना है 5q, अब RHS में भी टोटल कितना होना चाहिए 5q होना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास में 0, तो टोटल चार्ज किसके ऊपर होगा x के ऊपर। अब आपको यह देखना है कि 5 जो एटॉमिक नंबर है वो कौन से एलिमेंट का है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो जो 5 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है बोरोन का, तो मतलब यहां पे जो एलिमेंट है कौन सा है बोरोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x का बोरोन, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमारे पास में कार्बन है, कार्बन पे चार्ज कितने होते हैं 6, यानी कि कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। हाइड्रोजन पे कितना होता है 1, तो 6 और 1 टोटल कितने हो गए 7। अब यहां पे देखिए सिर्फ x है, इसके साथ में और कुछ भी नहीं है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स या 7 चार्ज किसके ऊपर होते हैं, कौन सी बॉडी के ऊपर होते हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो किसके ऊपर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो n नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में कितना होता है 7, यानी कि 7 चार्ज इसके पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब 7 और 1 8, टोटल चार्ज कितना हो गया 8, क्लियर है। अब यहां पे देखिए टोटल चार्ज तो 8 हो गया, लेकिन यहां पे RHS में हमारे पास में एक क्या दे रखा है इन्होंने हीलियम। अब हीलियम के ऊपर हमें जो पता है वो चार्ज कितना होता है 2 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी यहां पे है, इन दोनों में मिला के टोटल कितना है 8, क्लियर है। अब RHS में देखिए 2 तो इसके पास हो गया, अब बचा क्या x, तो जब 2 यहां हो गया तो इसके पास कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए, क्योंकि टोटल इधर कितना है 8, 8 में से इसके पास कितना है 2, तो रिमेनिंग किसके पास बचेगा इस x के पास बचेगा। हमारा जो x है वो क्या है 6 चार्ज को रखे हुए, तो 6 चार्ज या फिर कह लो कि 6 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास में कार्बन के, राइट। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ऑलराइट। ये तीनों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 5 कि चार्ज जो होता है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। हम क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएट होता है मास के साथ में। देखिए हमने लेक्चर 1 में स्टार्टिंग का जो लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। अब देखो प्रॉपर्टी अगर है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी किसी न किसी चीज की होगी। अब वो चीज हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन की है ना, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो चार्ज है वो क्या है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। देखिए अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है हमारे पास में 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, राइट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी चार्ज है, प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टी चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तभी तो चार्ज भी है, और अगर प्रोटॉन है तभी चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका मास भी डेफिनेटली होगा, और अगर प्रोटॉन है तो इसका भी मास डेफिनेटली होगा। अगर हम ये सोचे कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और प्रोटॉन भी नहीं है तो क्या चार्ज हो सकता है, एब्सोल्युटली नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि जब ये चीज ही नहीं है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई एक इंसान है और वो है डॉक्टर, राइट, तो डॉक्टर क्या हो गया उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर इंसान ही नहीं है तो डॉक्टर कहां से होगा, मतलब अगर वो चीज ही नहीं है तो प्रॉपर्टी कहां से होगी। तो यहां पर भी क्या होगा कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा तभी तो उसकी प्रॉपर्टी हो पाएगी चार्ज। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो चार्ज होता है वो मास के बिना नहीं हो सकता, चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता, बट मास चार्ज के बिना हो सकता है। मतलब कि जैसे कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है कोई चार्ज नहीं होता बट स्टिल उसका मास है, क्लियर है। तो यही चीजें यहां पे इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या समझेंगे कि चार्ज जो होता है वो मास के बिना नहीं हो सकता लेकिन मास चार्ज के बिना हो सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, राइट। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या हमारे पास, जो चार्ज होता है वो क्या होता है इनवेरिएंट होता है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट,
देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा कि जैसे एक चार्ज है आपके पास Q, अब ये आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है हमारे पास में 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। समझिएगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। हमारे पास में चार्ज जो है वो किसके ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर दो चीजें हमारे पास में है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पहला है चार्ज, दूसरा है उसका मास। अब चार्ज और मास दोनों चीजें हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो ये दोनों चीजें क्या सेम रहेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो ये दोनों चीजें, इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। और क्वेश्चन दूसरा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में आ जाता है तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। इन दोनों में आपको आंसर करना है, तो इन दोनों में किसका, एक तो चार्ज का आंसर करना है और एक मास का आंसर करना है। तो देखिए आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक फॉर्मूला में दिया हुआ है मास का, जो हमारे पास में वेरिएबल मास होता है, m इज इक्वल टू होता है हमारे पास m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। यहां पर इस m का मतलब होता है, इस वाले m का, कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस m का मतलब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका जो मास होगा वो ये। इस m0 का मतलब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसका जो मास है वो, तो उसको अपन बोलेंगे रेस्ट मास। 1 तो 1 है, v जो है ऑब्जेक्ट मोशन में अगर है तो जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो वेलोसिटी हम उस ऑब्जेक्ट की लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर आप ये कह सकते हो पार्टिकल। क्लियर। c जो होता है हमारे पास में होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग ये देखें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, मास मान लीजिए आप जो भी है, आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 kg 2 kg 50 kg या जो भी आप लेना चाहें, तो जो भी उसका मास है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट मास। अब अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन भी कैसा, काफी तगड़ी अच्छी वेलोसिटी के साथ में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, और वो जो वेलोसिटी होती है वो लगभग हम लोग लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड के साथ में कंपेयर करते हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसका जो मास होगा वो जब मोशन में है तब वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 kg, जब वो रेस्ट पर है तब, और वो अच्छी खासी अगर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसके कंपेरेटिवली अच्छी खासी वेलोसिटी है, तो उसका जो मास होगा वो 50 kg नहीं होगा, डेफिनेटली उसका मास इंक्रीज होकर आपको कुछ आएगा। आप चाहे तो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली क्या होगा, मास बढ़ के मिलेगा, चाहे मास उसका कितना भी कम क्यों ना हो। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मींस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है और अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, बड़ा हुआ रहेगा। मतलब कि मास जो होता है वेरिएबल होता है। कहने का मतलब यह है कि जो मास है वो क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब, रेस्ट पर है तब तो कुछ नहीं होगा। अब क्या यह फंडा वेरिएबल होने का चार्ज के साथ भी लगता है, तो आंसर है नहीं। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो देखिए, जब रेस्ट पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये जो वैल्यू होगी इसमें चेंज आएगा। और चेंज कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आपको वेलोसिटी दे दी जाए तो आप उस वेलोसिटी को यहां पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा। क्लियर है। अगली चीज हमारे पास में आती है कि अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दिया तो मोशन में लाने पर क्या होगा। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है तो जो चार्ज होगा उसके ऊपर 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये हमारे पास क्या रहेगा, सेम। मतलब जो वैल्यू यहां पे थी वो की वो वैल्यू यहां पर आएगी। और क्या इसके मास में फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज कितना वो डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी के ऊपर। क्लियर है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट क्यों है, किससे कंपेयर करके बोल रहे हैं,
मास से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे हो या किसी भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, चार्ज की वैल्यू जो ये है हमेशा वो की वो रहेगी। क्लियर है? चाहे उसको आप कितनी भी वेलोसिटी से मूव करवाओ, लेकिन जो मास होगा, मास की वैल्यू चेंज होगी। और किस बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं, वो इस बिहाफ पे बोलते हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो मास होता है वो चेंज होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में इसका रीजन था। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास में कि हमारे पास जो भी हमारा चार्ज है, ठीक है, अगर उसको रेस्ट पे रखो, उसको मोशन में लाओ, और मोशन में भी दो तरीके से कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे और या किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, तब वो क्या क्या फील्ड्स को रिलीज करेगा। तो जैसे देखिए, अगर आपके पास में कोई चार्ज है Q, और ये चार्ज अगर रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, तो क्या होगा, जब इसको आपने सिर्फ रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट फिलहाल आप इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब ये चार्ज रेस्ट पर होगा तब। अगर ये चार्ज मोशन में हो, ठीक है, और मोशन में भी कैसे, जो हमारे पास में v हो, यानी कि जो वेलोसिटी होगी उस चार्ज की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर चार्ज मूव हो रहा है पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन और जितनी भी स्पीड से वो चल रहा है, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, फिक्स, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि ई वेक्टर, और दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट। अब इसके बाद में तीसरा जो आता है हमारे पास में, अब हमारा जो चार्ज है वो मोशन में तो है, ठीक है, मोशन में है, लेकिन जो v है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब हमारे पास में v इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या है, तो v जो है हमारे पास में वो क्या है, v जो है वेरिएबल है। अब v अगर वेरिएबल है, v वेरिएबल मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है और या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दोनों ही चीजें चेंज हो सकती है, तो v वेरिएबल हम लोग बोलेंगे। अगर v वेरिएबल है तो देयर इज एन एक्सेलरेशन, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है। अगर पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है तो क्या करेगा, तो देखिए क्या होगा यहां पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा ये क्या करेगा, रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट मीन्स अगर पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल या कोई भी अगर एक चार्ज है वो अगर एक्सेलरेशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन चाहे जितना हो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ अपने अंदर से वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी इसके अंदर से निकलेगी, और वो जो एनर्जी निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, वो निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर हमारे पास में 12th में पूरा चैप्टर है, तो हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तो इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है, तब हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, राइट। तो ये स्पेशली इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास में अगली प्रॉपर्टी थी। अब देखिए, इस ये प्रॉपर्टी और इनके जितने भी हम क्वेश्चंस थे वो हम लोग कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।